जय श्री कृष्णा गाइड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कलयुगी औलाद। जब बेटे बहू ने अपनी बूढ़ी माँ को बदबूदार कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया तो एक फरिश्ते ने किया ऐसा कुछ कि घर की औरतें मंगलाचार गा रही थीं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। कहीं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे तो कहीं से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कोई नए कपड़े पहन पहन कर दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रहे थे तो कोई मेहमानों को दिए जाने वाले उपहार की पैकिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां उपस्थित सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। लेकिन क्या मजाल की सैकड़ों लोगों की उस भीड़ में एक को भी फुर्सत मिली हो ये जानने की 70 वर्षीय बूढ़ी अम्मा रमा जी ने कुछ खाया है या नहीं, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लगी है। कोई भी उनके बारे में सोच ही नहीं रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन अम्मा जी की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल आज रमा जी के पोते रमन की शादी है। रमन तो अपनी शादी की तैयारियों में ही इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं चला। लेकिन रमा जी की पोती दिशा, जो अपने भाई से पूरे 8 साल छोटी थी, उसे सब पता था कि उसकी दादी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। उसने अपनी माँ से कई बार कहा कि दादी को भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन उसकी माँ रीना ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया। फिर उसने अपने घर में आए मेहमानों से भी अपनी दादी को खाना देने के लिए कहा, लेकिन उस बच्ची समझकर सभी ने चुप करा दिया। जब दिशा की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसने चुपचाप समोसे, कचौड़ी, गाजर का हलवा, मंगोड़े, पकौड़े और खीर पूरी एक थाली में रखे और अपनी दादी के कमरे में ले गई और धीरे से अपनी दादी को आवाज लगाई। कमरे में अंधेरा होने के कारण दिशा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अम्मा जी की आंतें भूख से कुलबुला रही थी। वह झट से अपने पलंग से उठी और दिशा की आवाज की ओर बढ़ी। उन्होंने दिशा की आवाज को पहचान लिया था। जैसे ही दिशा ने खाने की थाली उनकी तरफ बढ़ाई, वह उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हों, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे पकवानों की खुशबू उनकी भूख को और अधिक जो बढ़ा रही थी। वह थाली में रखे सारे पकवान कुछ ही देर में चट कर गईं। उन्होंने मन में सोचा, क्यों ना दिशा से कहकर और एक प्लेट भोजन मंगवाया जाए, लेकिन छोटी सी बच्ची को और अधिक परेशान करना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर वह अपनी अंगुलियां चाटते रह गई। दिशा ने देखा अम्मा जी अभी भी अंगुलियां को चाटकर चटकारे ले रही हैं, तो वह समझ गई अम्मा जी और खाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कह पा रही हैं। उसने पूछा, दादी और खाना है क्या और लेकर आऊं? रमा जी ने हाँ में सिर हिला दिया, और जब दिशा उसके पास से उठकर चली गई तो रमा जी ने अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगी। ये सोचकर कि एक समय था जब रमा जी की ही चलती थी, जो कह दिया मानो पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि आज वह जी रही हैं या मर रही हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन किसी ने भी रमा जी को खाने पीने के लिए नहीं पूछा। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी उनसे पूछने नहीं आई, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल जो था, अगर वह उनसे मिलने जाती तो लोगों को पता चल जाता कि यह बुढ़िया इनकी माँ है, इसलिए वह उनके पास गई तक नहीं। रात में जब सभी लोगों का खाना चल रहा था, अचानक लाइट गुल हो गई। सभी लोग पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। तभी लोगों को हाथ के पंखे की याद आई। उस समारोह में रमा जी के बेटे अमित के बॉस और उनकी पत्नी भी आए हुए थे।
अमित के बॉस की पत्नी मीरा ने अमित की पत्नी रीना से कहा, रीना, तुम्हारे घर में पुराने जमाने के हाथ के पंखे होंगे? रीना थोड़ी सी सकुचाते हुए बोली, हाँ हाँ है ना मैडम, लेकिन कहाँ रखे हैं, ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने पड़ेंगे? शब्द सुनकर अमित के बॉस रस्तोगी जी बोले, क्या अमित, बुजुर्गों द्वारा बनाया गया कोई भी सामान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या ढूंढना पड़ेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अम्मा जी के द्वारा बनाए गए पंखा को यूं ही कहीं ही भी फेंक दिया जिसे ढूंढना पड़ेगा? रस्तोगी जी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी नीचे सिर किए चुपचाप खड़े रह गए। फिर अमित ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं सर, दोनों बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों अपनी दादी के सामान के लिए लड़ाई करते रहते हैं कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको ला कर देता हूँ हाथ का पंखा। कहकर वह अपनी पत्नी रीना को इशारे से बुलाया। अब दोनों पति पत्नी अंदर जाकर अम्मा जी को ही कोसने लगे कि इस बुढ़िया की खातिर हमें आज इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अमित गुस्सा होते हुए अपनी माँ के कमरे में गया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और आग बबूला होता हुआ अपनी माँ से बोला, ए बुढ़िया, तू जब तक जिंदा रहेगी हमें चैन से नहीं रहने देगी क्या? कोई काम धंधा तो है नहीं, कैसे खर्राटे मार रही है बुढ़िया? अमित की ऐसी कड़क और दमदार आवाज सुनकर रमा जी थर थर कांपते हुए हड़बड़ा कर उठी और बोली, क्या हुआ बेटा, आज मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? कहते हुए वह अपनी फटी और मटमैली साड़ी को समेटने लगी। तभी अमित बोला, देख बुढ़िया, एक तो तुझसे इतनी बदबू आ रही है और तुझे ज्यादा इधर उधर की बातों से तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तूने तेरी वो टूटी फूटी पंखा कहाँ रखे हैं, जल्दी से बता। फिर रमा जी बोली, बेटा, जब से बहू ने इस घर में कदम रखा है तब से तो उसी का राज चलता है। मैंने तो ढेर सारे पंखे बना कर रखे थे, पता नहीं बहू ने रखे भी हैं या फेंक दिए। लेकिन ये तो बता बेटा, आज इतने दिनों बाद तुझे पंखा की क्या जरूरत पड़ गई? अमित ने सोचा, अगर बुढ़िया के साथ अकड़ कर बात करूंगा तो ये शायद कभी नहीं बताएगी। हो सकता है एक आध टूटा फूटा पुराना हाथ का पंखा मिल ही जाए तो भी शायद बॉस खुश हो जाए और मेरी तरक्की हो जाए। उसने अपनी माँ से कहा, देखो अम्मा, घर में लाइट गुल हो गई है और मेरे बॉस अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए हैं। उन्होंने आपके हाथ का पंखा मांगा है। अगर आपके पास टूटा फूटा भी हो तो भी दे दीजिए। अगर आप दे देंगी तो मेरी तरक्की हो जाएगी। बेटे की तरक्की की बातें सुनकर अम्मा जी बेटे बहू द्वारा किए गए अपमान और बेइज्जती को भूल गईं और अपने पलंग से ऐसे उठी जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। तुरंत अपने बक्से का ताला खोला और अपने पति की फोटो के साथ एक हाथ का पंखा जो हमेशा संभाल कर रखती थी, जिसे उनके पति ने उन्हें उनके मुंह दिखाई के दिन दिया था, वह हाथ का पंखा उनके दिल के इतना करीब था कि वह उसे हमेशा संभाल कर रखा करती थी। लेकिन आज वह माता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्यार की निशानी को देने के लिए भी तैयार हो गई। अमित ने उस हाथ के पंखे को माँ के हाथ से ऐसा झपटा मारा जैसे वह उन पर एहसान कर रहा हो। जल्दी जल्दी वह अपने बॉस के तरफ गया, लेकिन उसका बॉस उसे वहां नहीं मिला, क्योंकि वह तो अमित के पीछे पीछे ही अम्मा जी की कोठरी के पास जाकर छुप गया था। और अमित ने अपनी माँ के साथ कितनी बदतमीजी से बात की वह सब सुन चुका था। वह अमित के निकलते ही रमा जी के पास आया और बोला, कैसी हो अम्मा? रमा जी किसी अजनबी की आवाज़ सुनकर डर गई, लेकिन रस्तोगी जी ने कहा, अम्मा
मैं आपका पोता हूँ, आप मुझसे मत डरिए। अम्मा जी को लगा उनका पोता रमन ही है। वो उसे दुलार करने लगी और बोली, बेटा तू ये बता, सारी रस्में पूरी हो गई या कुछ बाकी है? रस्तोगी जी ने कहा, हाँ अम्मा, पूरी हो गई। रमा जी को लगा मेरा रमन तो मुझे दादी कहता है, लेकिन आज अम्मा क्यों कह रहा है? फिर सोचा, रमन को भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, इसलिए अम्मा कह रहा होगा। रस्तोगी जी ने रमा जी के साथ इधर उधर की बातें की, फिर वहां से चले गए। अमित ने वह हाथ का पंखा अपने बॉस की पत्नी मीरा को ले जाकर दे दिया। मीरा ने वह हाथ के पंखे देखा तो वह बहुत खुश हुई। वह उसे अपने हाथों से चलाने लगी और अपने बचपन की यादों में खो गई। उसी समय रस्तोगी जी ने आकर अपनी पत्नी से वह हाथ का पंखा छीन लिया और अपने हाथों से चलाने लगे। फिर उनकी पत्नी ने उनसे छीनना चाहा। इस प्रकार थोड़ी देर वहां बच्चों की तरह माहौल हो गया। दोनों पति पत्नी की छीना झपटी देखकर अमित बोला, सर आप लोग शांत हो जाइए, ऐसा ही एक और हाथ का पंखा माँ से कहकर आपके लिए बनवा दूंगा। अमित की बात सुनकर दोनों पति पत्नी शांत हो गए। तब रस्तोगी जी ने अमित से कहा, ठीक है अमित, तुम नया हाथ का पंखा तो बनवाओगे, लेकिन मेरे सामने बनवाना, ताकि मैं अपना बचपन की बातों को याद करके जी सकूं। तभी मीरा बोली, हाँ मैं भी अम्मा जी के साथ साथ हाथ का पंखा बनाना सीख जाऊंगी। तुम जल्दी से जल्दी हाथ का पंखा बनाने के लिए मटेरियल की व्यवस्था करो। अमित ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने बेटे के विवाह की तैयारी में लग गया। दिशा का इंतजार करती हुई रमा जी की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद लाइट आ चुकी थी। लाइट आ जाने के बाद मीरा ने उस हाथ के पंखे को ध्यान से देखा तो उस पर रमा और राधे श्याम लिखा था। वह हाथ का पंखा कहीं कहीं से टूट भी गया था। उसके आसपास जो गोटा लगा था वह भी थोड़ा थोड़ा सा फट गया था, लेकिन वह रमा जी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। मीरा ने जब वह नाम पढ़ा तो उसे भी एहसास हुआ कि ये हाथ का पंखा अम्मा जी के लिए कितना कीमती होगा। उसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि उसे और ज्यादा देर तक अपने पास रखें। उसने उस हाथ के पंखे को अम्मा जी को वापस देने के लिए रीना से कहा तो उसने लापरवाही से कह दिया, ठीक है मैडम, यहीं कहीं रख दीजिए, मैं बाद में अम्मा जी को दे दूंगी। रीना की बातें सुनकर मीरा दंग रह गई। उसने थोड़ी देर बाद फिर एक बार कहा, रीना ये हाथ का पंखा अम्मा जी का ही है ना, तुम इसे अम्मा जी को दे आओ। तब रीना बोली, मैडम ये हाथ का पंखा पुराना ही तो है, ये बहुत पुराना हो गया है, वैसे भी अब इसका कोई काम नहीं पड़ता, रख दीजिए यहीं कहीं। तो मीरा बोली, नहीं रीना, तुम इस हाथ के पंखे की कीमत नहीं समझती, परंतु मैं समझ रही हूँ। जाओ पहले इसे अम्मा जी को देकर आओ, और हाँ उन्हें इसे बड़े प्यार से देना और धन्यवाद भी कहना। रीना का तो खून खौल रहा था अपनी सासू माँ के लिए ऐसी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सुनकर। रीना ने बेमन से कहा, हाँ तो कह दिया, लेकिन हाथ के पंखे को ले जाकर एक कोने में पटक दिया। मीरा रीना की सारी करतूत देख रही थी। उसने उस हाथ के पंखे को चुपचाप उठा लिया और दूसरे दिन फिर से दोनों पति पत्नी उनके घर बारात में जाने के लिए पहुंचे। तो मीरा ने कहा, रीना तुमने कल वह हाथ का पंखा अम्मा जी को दे दिया था क्या? रीना ने हंसकर हाँ में जवाब दे दिया। तो मीरा बोली, एक बार उसे अम्मा जी से मांग कर ला दो प्लीज। मीरा की बातें सुनकर रीना पसीने से लथपथ हो गई, क्योंकि वह वहीं खड़ी थी जहां उसने उस हाथ के पंखे को फेंक दिया था। वह हाथ का पंखा ना पाकर परेशान हो गई। फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं अम्मा जी से मांग कर लाती हूँ,
और वो अम्मा जी के कमरे में चली गई और कहा, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ पर पड़ी पड़ी आराम फरमा रही है और उधर हमारा जीना हराम कर रखा है। हे भगवान, कब टलेगी यह मुसीबत की जड़ हमारे घर से। अब जल्दी से अपने बक्से से हाथ का पंखा निकाल कर दे। रमा जी बोली, अरे बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? तुझे याद है ना, तूने ही तो मेरे सारे पुराने सामान के साथ साथ मुझे भी अपने घर से तो क्या, अपनी जिंदगी से भी बाहर फेंक दिया है। फिर मैं कहाँ से लाऊं और हाथ के पंखे? एक हाथ का पंखा था जो मुझे मेरा जान से भी ज्यादा प्यारा था, उसे भी तो मैंने मेरे बेटे को दे दिया। अब कहाँ से लाऊं दूसरा पंखा? आज अम्मा जी की जुबान इतनी चलता देख रीना तो दंग रह गई, क्योंकि रीना उन्हें ऐसा डरा धमका कर रखती थी कि उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलते थे। लेकिन आज अम्मा में अचानक आए बदलाव से वह हैरान रह गई। उसने अम्मा से जबरदस्ती उनके बक्से की चाबी छीननी चाही, तो भी उन्होंने उसे नहीं दी। दरअसल अम्मा को हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि उस रात रस्तोगी जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अब उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके बेटे बहू उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो वह उनका पूरा साथ देगा। रीना वहां से खाली हाथ वापस आ गई। रीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह मीरा जी को क्या जवाब देगी। तभी मीरा बोली, क्या हुआ रीना, पंखा नहीं मिला? अरे मिलेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कहकर उन्होंने वह पंखा उसे दिखाया और कहा, देखो रीना, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य सभी की नसीब में नहीं होता। तुमको ये मिला है तो तुम छोड़ो मत, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है, समझी? तुमने इसकी कोई इज्जत ना करते हुए किसी कोने में यूं ही फेंक दिया था, लेकिन इसे बनाने वाले की नीयत और सीरत के बारे में सोचो। इसे बनाने में कितने दिन लगे होंगे और बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाया होगा। रीना शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन उसे अपनी सासू माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण आज उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। शादी का समारोह अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अम्मा जी की बेटी ने भी औपचारिकता निभाने के लिए माँ का हालचाल पूछा और अपने घर चली गई। अमित ने देखा उसकी तो कोई तरक्की ही नहीं हुई, लेकिन हाँ, बुढ़िया के बोलचाल व्यवहार में जरूर तरक्की हुई है। अब बुढ़िया किसी को भी जवाब दे देती है। इससे पहले गलत या सही किसी भी बात के विरोध में जुबान नहीं देती थी, लेकिन अब अगर उन्हें कोई भी बात गलत लगती है तो वह तुरंत जवाब दे देती है। एक दिन रीना ने रमा जी को बाथरूम साफ करने के लिए कहा तो रमा जी बोली, बहू, अब तो तुम्हारी भी बहू आ गई है, फिर भी मुझसे ही बाथरूम साफ करवाओगी? कुछ तो शर्म करो बहू, कभी ना कभी हमारी बहू को पता चलेगा ही कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो। समय आने पर वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। रीना की बहू उनके साथ नहीं रहती थी, वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए रीना अपने सास पर मनमाने अत्याचार करती रहती थी। उसने जब अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो मारे गुस्सा के आग बबूला हो गई और उनकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर बरामदे तक लेकर आई और वहीं पर जोर से पटक दिया। बेचारी रमा जी दर्द से कराहती रह गई। रोती बिलखती उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब से तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। रीना बोली, अच्छा बुढ़िया, इतनी जल्दी आ गई लाइन पर? इसके पहले तो तेरी बहुत जुबान चलती थी, लेकिन अब ऐसे क्या हो गया? दिन में ही तारे दिखाई देने लगे क्या? अगर अपनी खैरियत चाहती है तो फिर से लग जा काम पर, वरना सोच लेना आगे क्या होगा। रमा जी वहां से उठने की कोशिश करती,
मगर बार बार गिर जाती क्योंकि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर जो हो गया था। जब रमा जी वहां से उठ नहीं पाई तो रीना ने एक डंडा लिया और उसकी पीठ में मारने के लिए उठाया ही था कि किसी ने आकर उसका डंडा पकड़ लिया। रमा जी ने मार खाने के लिए आंख बंद कर ली थी। जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंख खोली तो देखा एक नौजवान हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी रीना का डंडा पकड़े हुए था और रीना बुत बन गई। बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे टकटकी लगाए लगातार घूरे जा रही थी। उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि वहां डंडा को नीचे कर ले। थोड़ी ही देर में अमित भी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी और बॉस को डंडा पकड़े हुए देखा और माँ को नीचे गिरे हुए देखा तो वह सारा माजरा समझ गया कि रीना ने माँ को मारने के लिए डंडा उठाया है और बॉस बीच बचाव के लिए आकर उसका डंडा पकड़कर खड़े हैं, क्योंकि इसके पहले रीना ने कई बार माँ को इसी डंडे से पीटा था। उसने बात को संभालने की कोशिश की और बोला, अरे रीना, माँ आज फिर से गिर गई क्या? क्या तुम माँ को डंडे के सहारे उठाने का प्रयास कर रही थी? रीना ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सर, मैं तो अम्मा जी को इस डंडे का सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। बॉस ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन रमा जी की आंखों के आंसू बता रहे थे कि उन्हें कितनी तकलीफ है। उन्होंने कहा, अम्मा जी, मैं तो आपसे पंखा बनाना सीखने के लिए आया था, क्या आप मुझे सिखाएंगी? रमा जी उस समय बहुत ही तकलीफ में थी, लेकिन अनायास ही उन्हें अपने बेटे के द्वारा कही गई तरक्की वाली बात याद आ गई तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जब वो उठने की कोशिश करने लगी तो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी बहू को उठाने के लिए कहा तो वह उठाने के लिए तो आई, लेकिन उठाने का बहाना करते हुए आधा उठाकर और धड़ाम से पटक दिया। रमा जी को दर्द सहन नहीं हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी रस्तोगी जी ने देखा रमा जी को कुछ ज्यादा ही तकलीफ में है तो वह उन्हें उठाने लगे। तभी अमित भी वहां आ गया। दोनों उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका इलाज चलता रहा। उसी बीच रीना अपने मायके चली गई और अमित को ऑफिस की तरफ से उनके बॉस ने दूसरे शहर में भेज दिया। जब अम्मा जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो रस्तोगी जी ने उन्हें अपने घर ले जाने का निर्णय किया। अम्मा जी पहले तो थोड़ी सकुचाई, फिर हामी भर दी। अब अमित के बॉस के घर में रमा जी सभी के साथ इतनी घुल मिल गई कि उन्हें अपने घर की याद ही नहीं आती थी। अब तो मीरा और रस्तोगी दोनों ही रमा जी से पंखा बनाना सीख गए। उसके साथ साथ रमा जी ने उन दोनों को क्रोशिया और सलाई से एक से बढ़कर एक चीजें बनाकर दी। उन सारी चीजों को बनाने और बनने के बाद की वीडियो बनाकर रस्तोगी जी ने सोशल मीडिया में डाल दी। वह सारे वीडियो इतने तेजी से वायरल होने लगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आने लगे कि वे रमा जी से मिलना चाहते हैं। रस्तोगी जी के घर रहते हुए रमा जी को लगभग 8 महीने हो गए थे, लेकिन उस बीच ना ही रीना ने कभी अपनी सासू माँ की खबर ली, ना ही अमित ने उनका पता लगाने की कोशिश की कि माँ अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कहाँ गई। रस्तोगी जी ने भी उन्हें रमा जी के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उतने दिनों में उनके साथ साथ रहते हुए रमा जी ने मीरा और रस्तोगी जी को सारी बातें बता चुकी थी। कभी कभी तो रमा जी ऐसी दर्दनाक बातें बताती कि वह खुद रो देती। उनके साथ साथ मीरा तो कभी कभी रस्तोगी जी भी रो देते। इस प्रकार कभी हंसते कभी रोते अम्मा जी का समय रस्तोगी जी के घर में कट रहा था। रीना को कई बार याद आता कि बुढ़िया अस्पताल में ही है या कहीं मर खप गई, उसका पता लगाना चाहिए। लेकिन फिर मन में विचार आते, कहीं मैंने फोन लगाकर पूछ लिया या उससे
मिलने चली गई तो वह मुसीबत फिर से मेरे ही पीछे ना पड़ जाए। इससे तो अच्छा होगा उसके बारे में पता ही ना लगाया जाए और वह चुप रह जाती। उधर यही सोच अमित की भी थी। जब भी वह सोचता, माँ आखिर गई कहाँ, आज तक अस्पताल में है या कहीं मर गई और मेरा पता ठिकाना नहीं मिला होगा तो उन्हीं लोगों ने लावारिस लाश समझकर जला दिया होगा। चलो जो भी हो, हमारे सिर से मुसीबत तो टली। यही सोचकर दोनों खुश होते थे। तभी एक दिन टीवी पर कुछ कामयाब लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं रमा जी का नाम भी लिया गया और बताया गया कि वे 75 साल की उम्र में भी बहुत ही बारीकी से ऊन और धागे से एक बढ़कर एक चीजें बनाती हैं और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को भी दिखाया गया और बताया गया कि उनके द्वारा बनाई गई चीजों की कीमत लाखों रुपए है। लोग प्रदर्शनी में उन्हीं की द्वारा बनाई गई चीजों को लेने आते हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को तो वह सब बनाना आता ही नहीं। इसलिए लोग यादगार के रूप में उसे रखना चाहते हैं। ये सब टीवी पर देखकर रीना और अमित की आंखें तो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदबूदार बुढ़िया, जिसके पास थोड़ी देर भी बैठने का मन नहीं करता था, वह आज लाखों करोड़ों की मालकिन होगी। उन दोनों ने दूसरे को देखा और अमित ने रीना से कहा, रीना तुम्हें याद है तुम्हारे आने से पहले हमारे दरवाजे में माँ ने धागे के बने पर्दे लगाए थे, उनसे बने टेबल क्लॉथ थे। घर में जगह जगह पर कई सजावट के सामान माँ ने उन और धागे से बनाए थे। लेकिन तुम तो ठहरी राजकुमारी, वो भी आज के जमाने की। तुम्हें कहाँ पसंद थे वो सब, और तुमने वो सब निकाल कर फेंक दिए और लगा लिए मॉडर्न जमाने के नए नए पर्दे और सजावट के सामान। तब रीना को याद आया, हाँ मैंने तो उन सबको फेंक दिया था, लेकिन अम्मा जी के बक्से में शायद कुछ पुरानी चीजें होंगी। शायद हमें भी 2-4 लाख रुपए मिल जाएं। चलिए जरा जाकर देखते हैं। जब अमित और रीना उस अंधेरी कोठरी में गए तो देखा एक बहुत बड़ा सांप अम्मा जी के बिस्तर के ऊपर था और एक बक्से के ऊपर था। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे और अपने घर के अंदर आकर रीना बोली, ये बुढ़िया के दोस्त हैं क्या जो उनके बक्से की रखवाली करते हैं? उस बुढ़िया के रहते एक दिन भी नहीं निकले होंगे। अगर बुढ़िया के रहते ही निकल जाते और काट खाते तो कितना अच्छा होता ना, कि ये सब झंझट ठीक खत्म हो जाता। अमित बोला, रीना कुछ तो शर्म करो। मैं मानता हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन अब तो मेरी माँ ना ही तुम्हारे पास है और ना ही तुमसे पैसे मांग रही है। अब उनकी इतनी औकात है कि वह तुम्हें दे सकती है पर लेगी नहीं, समझी? इसलिए किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा तो मत सोचो। रीना ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अमित की तरफ देखा और बोली, अरे वाह, माँ की अमीरी देखकर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। आज के पहले कहाँ गए थे तुम्हारे इतने अच्छे विचार? अमित अब रीना से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह अब यहाँ तिकड़म लगा रहा था कि किसी भी तरह माँ को ढूंढना है और उन्हें मनाकर घर वापस लाना है, ताकि उनसे पैसे लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। उसने दूसरे दिन अपने बॉस को फोन लगाकर बता दिया कि वह आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। बॉस ने जब कारण पूछा तो उसने अकड़ कर कह दिया, कहा ना मेरा अपना पर्सनल काम है। जो अमित पहले बॉस के सामने भीगी बल्ली बना हुआ रहता था, आज ऐसे अकड़ कर बात कर रहा था कि रस्तोगी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अमित ऐसे कैसे बात कर रहा है और क्यों कर रहा है। रस्तोगी जी को चिंतित देख रमा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने परेशानी की वजह अमित के द्वारा की गई बात को बताई तो रमा जी तुरंत ही समझ गई
कि बात क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि वह मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि वह एक बार में ही करोड़पति बन जाना चाहता होगा। इसके पहले तक रस्तोगी जी का विचार था कि वे अमित को रमा जी और उनका सारा धन बाइज्जत लौटा देंगे, लेकिन अम्मा जी की बात से सच्चाई जानकर फिर सतर्क हो गए कि अब तो वे रमा जी की मर्जी के बगैर एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। अमित ने जॉब छोड़ दी और रमा जी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मारे मारे घूमता फिरता था। जैसे ही घर आता उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़े करती। इस प्रकार अमित ना ही घर में खुश था, ना ही बाहर, और ना ही उसके पास जॉब थी। अब धीरे धीरे उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। तभी एक दिन अमित भूखे प्यासे पत्नी से लड़ाई करके घर से निकल गया। चलते चलते वह अपने बॉस के घर के पास पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात भर अमित वहीं पड़ा रहा। सुबह सुबह रमा जी रोज की भांति गेट के बाहर पानी छिड़कने गई। जैसे ही उन्होंने रोड पर पानी छिड़का, 2-4 बूंद पानी अमित के मुंह पर गिर गई। अमित ने धीरे से आंखें खोली। उसने रमा जी को देखा। अम्मा जी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने रोज की तरह पानी छिड़का और अंदर जाने लगी। तभी अमित दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ। थोड़ी देर के लिए तो रमा जी का मन भी अपने बेटे को देखकर पसीज गया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन्हें याद आया, आज पूरे 1 साल होने जा रहे हैं, तब से तो तुझे मेरी याद नहीं आई, और टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखते ही माँ की याद आ गई। कैसा बेटा है, चल हट यहाँ से, मतलबी कहीं का। आज तेरी माँ पैसे वाली है तो तुझे याद आ गई कि इस दुनिया में तेरी कोई माँ भी है। रमा जी अपने बेटे के ऊपर चिल्ला ही रही थी कि उनका शोर सुनकर रस्तोगी जी भी वहां आ गए। अमित ने दौड़कर रस्तोगी जी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, सर, मुझे माफ कर दीजिए, तो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, मैंने अपनी माँ के साथ साथ आपके साथ भी बदतमीजी की है। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। रस्तोगी जी बोले, देखो अमित, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला। तुमने रमा जी को एक बार भी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दोबारा उनके बारे में पूछने तक नहीं आए। कैसे बेटा हो तुम। मैं मानता हूँ तुम्हारी पत्नी पराए घर से आई है, लेकिन तुम तो अम्मा जी के अपने बेटे हो ना। फिर अम्मा जी से इतनी नफरत क्यों? और तुम दोनों अम्मा जी को बदबूदार बुढ़िया कहते थे ना, ये तुम्हारी कमजोरी थी। तुम उन्हें ना ही नहाने के लिए साबुन देते, ना ही कभी उन्हें अच्छे से नहलाते थे। जब वह इतनी ही बदबू आती है तो उसके पास क्यों आए हो? वह तो तुमसे कोसों दूर चली गई थी ना। फिर क्यों अम्मा जी को ढूंढते हुए आए हो? इसलिए ना, ताकि तुम अम्मा जी के सारे पैसे हड़प सको। मैं तो खुद ही अम्मा जी और उनके सारे पैसे तुम्हारे पास लौटाने के लिए आने वाला था, लेकिन तूने समय से पहले ही अपनी सच्चाई बता दी कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। माँ के बारे में एक बार भी पता नहीं किया और उनका पैसा लेने में इतनी भी शर्म नहीं की कि इस उम्र में कमाए पैसों पर भी कैसे हक जताएं। तभी अमित गुस्से से आग बबूला होता हुआ अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए बोला, एक तो मेरी माँ को चुपके से अपने पास रखा है और अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। तभी रमा जी ने अपने बेटे के गाल पर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और कहा, नालायक कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई समान अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए? आज उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं जिंदा हूँ, वरना तुम दोनों पति पत्नी ने तो मुझे कब कब मार डाला था। तूने तो मेरी खोज खबर भी नहीं ली, मैं मरी हूँ या जिंदा भी हूँ। ये साहब तो फरिश्ता है, उन्होंने ही मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाया है, और तू
लोभ और लालच के कारण माँ को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, वरना तेरे घर में रहकर मेरी औकात क्या थी। बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और उसी काल कोठरी में दिन रात पड़ी रहना। आज ये फरिश्ता ही है जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा है। और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस की बात सुनकर अमित दौड़ा भागा, वहां से भागा और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उन दोनों ने रमा जी के खजाने तक पहुंचने के लिए दिशा को अपनी सीढ़ी बनाया। तब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती, दिशा के सामने रोना रोते। दिशा को अपने माता पिता का दुख देखा नहीं जाता था। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उनसे पैसे मांगकर ला देती और अपने मम्मी पापा को दे देती। एक दिन दिशा को भी जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने भी अपनी दादी से पैसे मांगने बंद कर दिए। अब अमित और रीना को खून के आंसू रोने पड़ते और अपना पेट भीख मांग कर भरना पड़ता। दिशा अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।